हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं अभिक्रिया के वेग पर केवल एक ही क्वेश्चन करा पाया था। आज उसी पर एक या दो क्वेश्चन और करा दे रहे हैं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिए हुए एक H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस से H2O और ऑक्सीजन में बदलता है, जिसमें ऑक्सीजन के बनने की दर दिया है। ऑक्सीजन के बनने की दर का मतलब मैं आप लोगों को बताया था अभिक्रिया के वेग में। तो क्या दे दिया है पहले उसको लिख लो भाई। कैसे लिखेंगे हम ऑक्सीजन के बनने की दर, क्योंकि हम बताए थे कि ये अभिकारक और ये उत्पाद है। तो जब उत्पाद की तरफ का लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन के बनने की जो दर है वो दे दिया है। और कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। इसी की वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है ये मान, ये दिया है 36 ग्राम प्रति मिनट। 36 ग्राम प्रति मिनट ये वैल्यू दे दिया हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है कि H2O के बनने की दर यानी ये ज्ञात करना है, और H2O2 के खत्म होने की दर यानी अभिकारक की खत्म होने की दर, यानी जो H2O2 है उसके खत्म होने की दर भी पूछा जा रहा है। अब आपको मैं बताया था कि अभिक्रिया का वेग का जो सूत्र होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। अभिक्रिया का वेग का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए हम लिखते हैं। तो भाई यहाँ देखो H2O कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिवाइड बाई डेल्टा T। लेकिन जब हम अभिकारक की तरफ का लिखते हैं तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, और अभिकारक के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस चिन्ह लगाते हैं। हो गया ये। अब इसके बाद हम लिखेंगे तो उत्पाद की तरफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाई डेल्टा T। क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो हम किसी से भाग नहीं देंगे, या 1 बाई 1 कर सकते हैं। अब बराबर होता है, यही किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 डिवाइड बाय डेल्टा T। ये जो है ये भी अभिक्रिया का वेग है, ये भी अभिक्रिया का वेग है, और यह भी अभिक्रिया का वेग है। ठीक है, अब इसमें जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, H2O के बनने की दर। जरा बताइए, ये पूरी चीज इसके बराबर होगी, यही चीज इसके भी बराबर होगी, और इसका मान दे दिया हुआ है कितना, 36 ग्राम प्रति मिनट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइड बाय डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके साथ हम इक्वेट कर देंगे इन दोनों का, जिसमें इसका मान जो है वो दे दिया है। कितना दिया हुआ है, इसका मान इतना दिया हुआ है, जो कि मान है इसका कितना, 36 ग्राम प्रति मिनट। यही मान इसका भी हो जाएगा, किसका, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T। और जरा बताइए क्या मैं इसी को H2O के बनने की दर कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यही चीज क्या है, उत्पाद की तरफ है। इसके पहले कोई संख्या है नहीं, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी यही होगा और H2O के बनने की दर भी, दोनों एक ही होगा, जिसका मान कितना है, 36 ग्राम प्रति मिनट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, 36 ग्राम प्रति मिनट, पहले वाले का ही। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, और अगर पूछ दिया जाए कि बताइए अभिक्रिया का वेग कितना होगा, तो अभिक्रिया का वेग भी कितना होगा, इतना ही होगा, 36 ग्राम प्रति मिनट, क्योंकि यही अभिक्रिया का वेग है कि नहीं है। तो अभिक्रिया का वेग भी यही होगा, H2O के बनने की दर भी यही होगी। अब बचा कौन सा है, सेकेंड वाला, H2O2 के खत्म होने की दर। तो सेकेंड वाले के लिए जरा लिखते हैं, हम लिखेंगे क्या, H2O2 के खत्म होने की दर, खत्म होने की जो दर होगी वो क्या होगी। तो देखो भाई हम लिखेंगे, क्योंकि ये अभिकारक की तरफ है तो हम लिखते हैं क्या, -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो अभिक्रिया का वेग होगा, 1/2 नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और डिवाइड बाई डेल्टा T। यानी हमें ये चीज प्राप्त करना है। तो अगर ये चीज मुझे प्राप्त करना है तो क्या मैं यहाँ से ये चीज प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं, जरा देखो भाई, यहाँ से ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, केवल इसी दो को इधर से ले जाके कहाँ भेज देना, उस तरफ। यानी हम इस इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखो भाई, यहाँ से माइनस में 1/2 डेल्टा H2O2 डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू
ये चीज जो मैंने लिखा है H2O डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही मान ये है कि नहीं है? तो अगर यही ये मान है, यानी ये पूरा मान किसके बराबर है? 36 ग्राम पर मिनट के, तो इसी 2 को तो बस उधर भेजना है। तो जब इस 2 को उधर भेजूंगा तो मान क्या हो जाएगा? माइनस में डेल्टा H2O2 और डिवाइड बाय डेल्टा टी विद माइनस साइन इज इक्वल टू 36 गुणे 2, और 36 गुणे 2 का मतलब 72, यानी कितना हो जाएगा? 72 ग्राम प्रति मिनट। यानी ये जो चीज आई है, क्या चीज आई? यही H2O2 के खत्म होने की दर है। जरा बताइए, ये दोनों सेम है कि नहीं है? ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो जाहिर सी बात है यही क्या कहलाएगी? H2O2 की खत्म होने की दर। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आशा करता हूँ। ठीक है, इसी पर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभिक्रिया के वेग पर मैं एक सवाल और लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको A, B, C, D 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है। एक अभिक्रिया है जिसमें 2A + B मिलकर के 2C और 3D बनाते हैं, जिसमें C की सांद्रता में परिवर्तन की दर देती है। C की सांद्रता में परिवर्तन की दर का मतलब ये हुआ कि डेल्टा C, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C और डिवाइड बाय डेल्टा T की वैल्यू दे दिया है कितना? 1.0 मोल पर लीटर और पर ये वैल्यू दे दिया है। इसी को हम बोलेंगे सांद्रता। सांद्रता में परिवर्तन की दर, सांद्रता में परिवर्तन की, ये पूरा सांद्रता में परिवर्तन और नीचे डेल्टा टी है तो क्या कहलाएगा? दर। इसकी वैल्यू ये दे दिया हुआ है। अगर ये दे दिया तो पता है क्या दे दिया? ये कि पूरे अभिक्रिया के लिए हम लोग वेग भी निकाल सकते हैं और बाकी सारी चीजें भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जरा देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया का जो वेग होगा जरा देखिए, सबके लिए हम लिख रहे हैं। A के लिए लिखेंगे तो -1/2 डेल्टा A अपान डेल्टा T, और इसके लिए लिखेंगे तो माइनस में डेल्टा B डिवाइड बाय डेल्टा T, ये हो जाएगा। उसके लिए लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा C अपान डेल्टा T। इसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा D अपान डेल्टा T। ये वैल्यू, तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? अगर इसकी वैल्यू डेल्टा C अपान डेल्टा T की वैल्यू 1 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो जरा बताइए, अगर इसी में मैं यहाँ पे इसका मान रख दूं और 2 से भाग कर दूं तो क्या अभिक्रिया का वेग निकल नहीं जाएगा? तो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताइए, क्या मैं अभिक्रिया का वेग अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ? अभिक्रिया का जो वेग होगा मैं इसी वाले टर्म से निकाल रहा हूँ। ये मान इसके भी बराबर होगा, ये मान इसके भी बराबर होगा और ये मान इसके भी बराबर होगा। तो जरा देखो, 1/2 गुणे इस पूरे का मान कितना है? 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो मान कितना आएगा? 0.5 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी अभिक्रिया की वेग। और एक सवाल देखिए तो यही पूछा हुआ है, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बात समझ में आ गया? इसके बाद क्या पूछा है कि A, B व C की सांद्रता में परिवर्तन की दर। तो सांद्रता में परिवर्तन की दर का मतलब ये हो रहा है कि A के खत्म होने की दर बताइए, B के खत्म होने की दर बताइए, C तो दिया ही है, D के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ये चीज पूछी जा रही है। तो इसके लिए जरा देखिए, तो A के खत्म होने की दर, A के खत्म होने की जो दर होगी वो कितनी होगी? राइटिंग जरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। राइटिंग से कुछ बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो देखो भाई, A के खत्म होने की जो दर होगी वो क्या होगी? तो A यहाँ पे है, तो इस इक्वेशन से जरा लिखेंगे तो बताइए, मैं इतना ही तो लिखूंगा कि डेल्टा कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन से मैं ये लिखूंगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय डेल्टा T, बस इतना ही लिखेंगे। और जरा जरा देखिए कि मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ। इस वाले इक्वेशन को और इसके साथ अगर इक्वेट करता हूँ तो ये पूरी क्वांटिटी में उठाऊंगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा C अपान डेल्टा T। जरा ध्यान से देखेंगे फिर से एक बार, ये पूरा है
इसके बराबर, तो 1/2 और इधर वाला 1/2, ये दोनों जब बराबर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यही जो चीज बचेगी माइनस में डेल्टा ए अपन डेल्टा टी, क्या यही ए के खत्म होने की दर है कि नहीं है? तो है। अब यहाँ से 1/2 खत्म हो गया, इसी का मान दे दिया कितना है, यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा? 1 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड। ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आगे बात? ये हो गया ए के खत्म होने की दर। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा बी के भी खत्म होने की दर पूछा जा रहा है, तो बी के खत्म होने की दर हम निकालेंगे तो वो मान कितना आ जाएगा? तो बी के लिए जरा देखो, बी यहाँ पर है, ये बराबर है इसके, तो ये पूरा मान इसके बराबर है, तो जरा बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ माइनस में डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 अगुणे 1। तो मान बताइए 0.5 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड होगा कि आगे बात समझ में? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और क्या पूछा हुआ है? और ए बी, अच्छा सी तो दिया है ना, सी में यहाँ पे डी होना चाहिए, डी की सांद्रता में परिवर्तन की दर डी होना चाहिए, ठीक? यहाँ डी है, तो डी में सांद्रता की परिवर्तन का दर का मतलब डी के बनने की दर पूछ रहा है, तो डी के बनने की दर हम निकालेंगे। डी के बनने, क्योंकि ये उत्पाद की तरफ है, डी के जो बनने की दर होगी वो क्या हो जाएगी? तो उसको हम लिखेंगे क्या? केवल ये लिखेंगे डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे जरा बताइए? तो ये देखो भाई, ये पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है, इसको मैं अलग से लिख के यहाँ पे आपको बता रहा हूँ और फिर मैं मिटा दूंगा इसकी, जरा ध्यान से देखिएगा। इतने में देखिए इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं इस 3 को यहाँ भेज दूँ तो ये जो मान आ जाएगा, बताइए 3/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? यानी यही चीज हमें ज्ञात करना है कि नहीं ज्ञात करना है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 3/2 इनटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और इसी की वैल्यू दिया है 1, तो 3/2 कर देंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ गया? यहाँ आप समझ लीजिएगा इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। जरा देखिए, तो ये वैल्यू हमें पता चल गई कि कितनी है, तो 3/2 इसके बराबर है 3/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा। यहीं से नहीं कर सकते हैं, इस 3 को बस यहाँ कर दीजिए, उठा हो गया काम, क्योंकि पूरा फ्री हो जाएगा। और ये चीज हमें चाहिए, इसकी जो वैल्यू हो गई 3/2 इनटू 1, इसका मान कितना है? बस 3/2 को सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 1.5 मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये था आप लोगों का पूरा सवाल। अब अभिक्रिया के बेस पर मैंने 2 सवाल करा दिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है? फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोगों के सामने एक टर्म्स आते हैं, 2 टर्म्स आते हैं, एक तो आता है औसत वेग और एक आता है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग मतलब इंस्टेंटेनियस का या तात्कालिक का जो मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं, कार चला रहे हैं और कार की जो है स्पीड किसी स्पीड पे चल रही है, तो कभी ना कभी वो स्टार्ट हुई होगी और कभी ना कभी जाकर के वो रुकेगी। तो इस बीच में या इस अंतराल में कभी आपकी नज़र अगर जाती है कि 1 सेकंड के लिए लाइए हम अपनी कार का वेग देख लेते हैं कि कितना वेग है, तो उस समय जो वेग देखते हैं तो थोड़े से समय के लिए आपकी जो वेग देखेंगे वो या तो 60 होगा या 70 होगा, जो कुछ भी हो, वो जो वेग कहलाता है वो क्या कहलाता है? तात्कालिक वेग। और एवरेज वेलोसिटी तो जानते ही हैं क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या हुआ? 2 लोगों को जोड़ करके या तो 2 से भाग दे दीजिए, या तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी फाइनल अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइड बाय कितना समय लगा हुआ है। तो औसत वेग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके लिए तो आप निकाल सकते हैं कि आर एवरेज इक्वल टू, यानी जो हम अभी निकालते आए हुए हैं माइनस, अगर अभिकारक के लिए निकालते हैं तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, और अगर उत्पाद के लिए लिखते हैं यही चीज तो क्या लिखेंगे? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी और डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना? ये डेल्टा आर का मतलब हो गया कि 2 पॉइंट्स पर 2 ऐसा समय लीजिएगा जिसमें अभिकारक का वैल्यू देख लीजिएगा। इसी को मैं अभी ग्राफ से समझा रहा हूँ। और फिर ऐसे ही प्रोडक्ट यानी उत्पाद के लिए 2 समय लेना है और 2 समय पर उसके उत्पाद की वैल्यू कितनी है।
फिर उन दोनों का डिफरेंस करते हैं और उस डेल्टा टी से हम लोग भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है, औसत वेग आ जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, तात्कालिक वेग का मतलब मैंने अभी समझाया कि तुरंत वाला वेग, बस एक नजर वेग पर देखिए और फिर तुरंत हटा दें, तो बहुत कम समय लगता है इसलिए। तो इसमें अगर बहुत कम समय लगता है तो जब हम लिखते हैं वेग को तो आर इंस्टेंटेनियस वेग कहते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया तात्कालिक, हिंदी में तात्कालिक भी इसको लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये ऐसे, इसको हम ऐसे निकालते हैं कि जो समय होता है बहुत ही कम होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि ये वेलोसिटी में जाता है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो लिमिट में डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा, और अगर इसको लिखते हैं चाहे इसको लिखते हैं तो मान क्या होगा, मैंने मान लीजिए कि प्रोडक्ट को लिखा, उत्पाद को लिखा, तो डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी होता है। और आपको मालूम है जब ये डेल्टा टी ये नीचे वाला जब 0 की ओर अग्रसर होता है तो यही डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डी में चेंज हो जाता है, यानी डेल्टा इज चेंजिंग इनटू डी, तो बन जाएगा क्या, डीपी अपॉन डीटी। समझ में आ गई बात। तो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग ये निकालते हैं, और यही जो चीज होती है वो क्या कराती है बाद में, बहुत कम समय के लिए हमने कितना वेग देखा है, ठीक। तो इसी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि ग्राफ में क्या है। जरा इसको देखेंगे, समय के साथ अभिकारक, क्योंकि अभिकारक अगर कोई अभिकारक मान लीजिए आर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, टी में कन्वर्ट हो रहा है, तो समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे अभिकारक का मान कम होता जाता है और उत्पाद का मान बढ़ता जाता है। तो अभिकारक शुरू में जब उत्पाद कुछ नहीं बना रहेगा तो अभिकारक शुरू में बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए देखिए यहाँ अभिकारक का मान जो है ना स्टार्टिंग में जब कोई समय नहीं लगा है, यानी t बराबर 0 है, तो अभिकारक का मान क्या है, बहुत ही हाई है, जितना होना चाहिए उतना रहेगा। जैसे 1 kg कोई चीज लिए चाहे 2 kg लिए तो जितना लिए उतना होगा। फिर जब दो चीजें या वही चीज अकेले ही आपस में विक्रिया करती है या फिर टूटती है तो वो धीरे धीरे अब क्या होगा, बाद में बदलेगा। तो अभिकारक की वैल्यू धीरे धीरे समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों की वैल्यू हो सकता है कि सेम हो जाए, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की स्थिति भी बोलते हैं। फिलहाल के लिए अभी देखो भाई, यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो मैंने दो समय लिया कि t1 पर अगर इसकी वैल्यू कितनी है, R1 है, उस अभिकारक की सांद्रता R1, ये इनिशियल होता है मतलब प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की, और T2 पर इसकी जो सांद्रता है वो कितनी है, R2। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे यानी R इस वाले पॉइंट पर हम निकालते हैं कि बताइए अभिक्रिया का जो वेग औसत वेग होगा वो कितना होगा। तो आपको मैं बताया था कि क्या करते हैं, ये वाली चीज करते हैं कि डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R डिवाइड बाय डेल्टा T, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जरा देखिए, बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस लगाएंगे और फाइनल की वैल्यू कितनी है, R2 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ R2 और माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 और डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये जो निकल के आता है ये औसत वेग आता है। लेकिन जब तात्कालिक वेग निकालेंगे, देखिए भाई तात्कालिक वेग का मतलब किसी पॉइंट पर दो समय नहीं देखना है, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने देखा तो कितना वेग था, तो उस पॉइंट पर हम लोग एक ये खींचते हैं स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा खींच करके हम इसको ज्ञात करते हैं, यानी तात्कालिक वेग को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये देखो ढाल कभी भी नहीं बदलेगा, अगर एक ही पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आप इसको इतना बढ़ा सकते हैं, इसको इतना बढ़ा, कहीं पर भी खींचेंगे तो ये जो स्लोप आएगा आपका जो थीटा का मान आएगा ये कभी भी बदलेगा नहीं, बस वैल्यू क्या होगी, ये dr, ये जो है आपका अभिकारक की वैल्यू ये dr, तो अगर ये बढ़ रहा है तो समय भी तो बदलेगा, तो dr अपॉन dt। फिलहाल के लिए कभी भी आपका स्लोप नहीं बदलेगा, थीटा का मान सेम होगा, और अगर मैं कहता हूँ ये थीटा है, इसी को प्रवणता बोलते हैं, और प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो हम लोग tan लगाते हैं, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब है, ये क्या है, ये लंब है, और ये क्या है, आधार। इसीलिए देखिए ढाल यानी कि प्रवणता या tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार, तो लंब का मान है dr, ये है dr क्योंकि ये अभिकारक है, dr और डिवाइड बाई आधार dt, क्योंकि ये समय को इंडिकेट कर रहा है, तो अगर ये समय को इंडिकेट कर रहा है तो इसको हम d से लिखेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा dr अपॉन dt, क्योंकि ये अभिकारक की बात किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। यही सेम चीज किसके लिए है, उत्पाद के लिए। उत्पाद के लिए समय के साथ जब हम निकालेंगे और ग्राफ खींचेंगे तो इसमें भी दो समय और दो सांद्रता उत्पाद के लिए, और दो समय और दो सांद्रता के लिए जब हम इसका एवरेज निकालते हैं, r एवरेज, इसका मैंने एवरेज देख ली, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन है T2, देखो यहाँ पे माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये वैल्यू माइनस आएगी,
माइनस आएगा तो माइनस लगा कर इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि अभिक्रिया कभी भी माइनस नहीं होता। और यहाँ देखो ये ऑलरेडी ज्यादा है और ये वाला कम है, तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी आता है, इसलिए इसमें हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या करेंगे, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 और डिवाइड बाई T2 माइनस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। इसी को क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। तो ये हो गया औसत। और इसी के लिए जब हम उत्पाद देखिए यहाँ पे जाकर के धीरे धीरे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। इस पॉइंट पर जब हम लोग इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे और ढाल की वैल्यू निकालेंगे तो ये तात्कालिक वेग निकल के आएगा, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में चेंज हो जाता है, यानी dp/dt। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो अब हम लोग इस टॉपिक के उस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को अभिक्रिया का वेग नियम। थोड़ा सा हम इसको जान लेंगे, अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का नियम क्या है, अनंतता क्या है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले छोटा छोटा ऐसे पॉइंट्स जिसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो, तो देखिए अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो क्या है। मैंने ये कहा कि हमने एक अभिकारक लिया A और प्लस स्मॉल b कैपिटल A और B, ये मिल करके, ये A और B जो स्टोइकियोमेट्री होता है, A और B मिल करके क्या बनाते हैं, मान लीजिए उत्पाद बनाते हैं। तो जो वेग नियम होता है वो किस पर आधारित होता है, वेग नियम को उत्पाद के लिए नहीं कहा जाएगा, किसके लिए कहा जाएगा, तो जो अभिकारक होती है उस अभिकारक की सांद्रता के साथ जो वेग का संबंध स्थापित किया जाता है उसको हम लोग अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की, इसके बारे में बात की गई है, अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को ही वेग नियम कहते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो अगर हम वेग लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वेग यानी कि जो रेट होगा वो क्या होगा। तो पहले तो देखो भाई किसके किसके बीच में संबंध स्थापित करना, वेग और अभिकारक। इसका मतलब वेग जो होगा वो इस अभिकारक की सांद्रता A और B। बट ध्यान देना आपको, यहाँ पे हम लोग इसका जो घात लिखेंगे वो A नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि यह जो नियम होता है ना वो कैसे कैसे पता करते हैं इसको, तो ये प्रयोग के द्वारा करते हैं। प्रयोग करके बताएंगे कि ये किस तरह का वेग प्रदर्शित करता है, प्रथम कोटि की है कि द्वितीय कोटि की है। तो इसलिए हम इसको एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात करते हैं। कभी भी यहाँ इक्वेशन को देख करके इसके घात को नहीं लिखना है। वो कौन नियम कहलाता है, वो द्रव्यानुपाती नियम कहलाता है, जिसको ला ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं हम लोग। वो वाला दूसरा नियम है, उसके लिए हम लोग नहीं, क्योंकि देखो भाई अगर कोई अभिक्रिया बढ़ रही है तो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे 2A से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, कभी मैंने इसकी सांद्रता मान लीजिए कि 2 मोल लिया, क्या लिया 2 मोल। अगर मैंने इसका वेग लिखना स्टार्ट किया तो वेग लिखेंगे तो क्या कहेंगे 2 का होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में क्या लिया 2 लिया, ठीक है 2 का होल स्क्वायर। फिर एक कुछ देर बाद मैंने क्या किया कि दूसरा वही सेम चीज है, मैंने यहाँ पे कर दिया कि 3, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 4। फिर मैंने कह दिया कि नहीं इसको 2 नहीं लेना, इसको क्या 3 ले लीजिए। 3 लेंगे तो फिर क्या कहेंगे इसको हम लोग 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर का मतलब 9। लेकिन अगर कोई इक्वेशन ऐसे बना 3A, ये 2 से क्या बन गया 3A उत्पाद, तो क्या ये जो सांद्रता, अब हम इसका जब वेग लिखेंगे तो वेग वही स्टार्टिंग में पहले 2 लेंगे फिर 3 लेंगे, तो क्या जिस हिसाब से यहाँ पे 4 था, अब मैं जब लिखूंगा तो 2 के घात यहाँ पे 3 लिखूंगा कि नहीं लिखा, मान कितना हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए चेंजिंग हो रहा है, ये जो चेंजिंग होती है बहुत ज्यादा चेंजिंग होती है, जबकि कोई अभिक्रिया इतनी तेजी से चेंज नहीं होता। बहुत कम अभिक्रियाएं होती हैं जो इस तरह से चेंजिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कुछ होती है, तभी तो ला ऑफ मास एक्शन आया है। लेकिन हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करते हैं तब हम इसको बताते हैं कि किस तरह की अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम लोग ला ऑफ मास एक्शन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग किसका यूज करेंगे जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए वेग बराबर जो बन के आता है वो क्या आता है, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट बढ़ाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेग स्थिरांक, और यहाँ पे A की घातें हम लेंगे एक नया
कांस्टेंट यानी m1 और इसके घाते जो लेंगे वो क्या लेंगे m2, यानी जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा, इस अभिकारक की m1 घात और अभिकारक a की m1 घात और अभिकारक b की m2 घात के बराबर होगा। कौन, वेग। और जहाँ पे k क्या है हमारा, k जो होता है वो क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक। कभी भी हम एक इस चिन्ह को हटाते हैं, जैसे समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो अपने आप से एक स्थिरांक बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग वेग पढ़ रहे हैं तो इसका नाम क्या दे दिया, वेग स्थिरांक। अब हम कहते हैं अच्छा वेग स्थिरांक किसके बराबर हो सकता है, क्या किसी के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दूं, इकाई यानी कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू V1 ले लिया जाए 1 मोल पर प्रति लीटर, और B की जो वैल्यू है वो अभी मैंने क्या ले लिया 1 मोल प्रति लीटर। तो जरा खुद सोच के बताइए कि जो वेग होगा वो K के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी किसी भी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो उस अभिक्रिया की वेग के बराबर होगा। कब, जब उस अभिकारक उसमें अभिकारक की सांद्रता इकाई होगी। समझ में आ गया बात। इस तरह से वेग स्थिरांक की हम एक और परिभाषा दे सकते हैं कि अगर अभिकारक की सांद्रता का मान इकाई ले लिया जाए, इकाई मोल प्रति लीटर ले लिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग ही अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। चाहे वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, तो जो वेग का मात्रक होगा वही k का भी मात्रक होगा। यहाँ से अगर मैं k का मात्रक निकालना चाहूँ तो क्या कहेंगे, तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हम लोग कभी भी अभिक्रिया के वेग नियम को, क्योंकि वेग नियम की परिभाषा पूछा जा सकता है 1 नंबर के लिए, तो वेग नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। इसकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और अभिक्रिया की एक और टर्म आएगा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। इन दोनों में अंतर पूछता है, 2 नंबर का चाहे 1 नंबर का, जो कुछ भी पूछे आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा। और एक जो अभी आएगा आणविकता। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सॉरी डिफरेंस तो है, दोनों में बहुत कठिनाई नहीं है, याद करने में आसान है। इसी का उल्टा होता है, ठीक है ना। पहले आप इसको समझेंगे कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। इसमें देखो लिखा है जो परिभाषा, उसको ध्यान से समझेंगे कि कोई अभिकारक हमने लिया, जैसे मान लीजिए कि एक अभिकारक है A और यहाँ पे हमने क्या किया B, ये दोनों मिलकर बन क्या रहे हैं, C स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल d कैपिटल। तो यहाँ पे A और B मिलकर के बना क्या रहे हैं, C और D। कुछ मोल भी हैं इसके, कुछ ये जो A और B इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो दिया हुआ है, कितने कितने हैं ये दिया हुआ है। अब इसकी परिभाषा जो हम लिखेंगे वो किस रूप में देखो अभिक्रिया के कोटि में, कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता या अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो अभिक्रिया के वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है। कभी भी अभिकारक अणुओं की ही बात किया जाए, अभिकारक अणुओं की सांद्रता या अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया के वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होता है। इसीलिए यह अभिकारक अणुओं की संख्या जो कुछ भी होगा वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित भी करता है, ठीक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। जैसे देखिए क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग नियम लिखने में क्या होती है, प्रयुक्त होती है, या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित। इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। और जो कोटि होती है ना, ये जो वेग लिखते हैं हम लोग अभिक्रिया का वेग, वो कैसे लिखते हैं जरा देखो। वेग लिखेंगे तो वेग बराबर क्या लिखते हैं, k। यहाँ पे a के घाते हम जो लेंगे वो क्या लेगा, m1, यानी a किस कोटि की है, वो m1, यानी इसकी जो घात है ना, कोटि अभी आएगा प्रथम कोटि, m1 कोटि नहीं है, m1 इसकी क्या है, घात है। और जो b है वो किसके घात है, m2 है। ये m1 और m2 ही डिसाइड करेगा कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है ये किस कोटि की है। और कोटि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी के घातों का योग करते हैं, यानी सम, यानी जो कोटि होगा एक्चुअल में वो किसके बराबर होगा, पावर का योग, यानी m1 प्लस m2। जो पावर लिखा हुआ है उस पावर का योग करके ये बताते हैं कि ये किस प्रकार की कोटि है, प्रथम कोटि है कि द्वितीय कोटि है या तृतीय कोटि है।
ये अभिक्रिया जो दिया रहेगा उसमें उसकी घात की वैल्यू भी पता रहेगी। ठीक है, किसी किसी अभिक्रिया में नहीं पता चलता है तो उसके लिए इस अभिकारक या उत्पाद अभिकारक के जो भी टर्म्स होंगे उनके पावर्स दिए रहते हैं, तो हम लोग ऐड करके क्या कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि कोटि जो होगी हम लोग क्या करेंगे, m1 + m2 जोड़ करके ही बताएंगे, अदरवाइज इसमें हम लोग इसको इतनी आसानी से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग बताते हैं, वैसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये वैल्यू मत इसकी घात लगाइएगा, वो द्रव्यानुपाती नियम में लगता है, इसमें नहीं लगता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। थोड़ा सा और हम इसमें देखेंगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ m1 और m2 तो आपको समझ में आ गया होगा कि A की सांद्रता जो है वो m1 का, A की सांद्रता का m1 घात और B की सांद्रता का जो घात है वो क्या है, m2 घात। इन्हीं दोनों की सांद्रताओं का जो घातों को योग करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो कोटि प्राप्त होता है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सी कोटि है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो अभिक्रिया की कोटि होगी ये कैसी होगी, किस तरह की हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल, पहली बात तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू शून्य भी हो सकती है। मान लीजिए इसको मैंने जोड़ा और मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव शून्य भी आ गया हो सकता है, और ये भिन्नात्मक भी हो सकता है। यही सब अंतर मिलेगा आणविकता में भी। आणविकता में केवल और केवल क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये शून्य होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। समझ में आ गई? तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरह से ये चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे कि CH3COR और H2O से क्या बन रहा है, CH3COH और प्लस ROH। इसकी मुझे क्या निकालना है, कोटि निकालना है कि किस कोटि की है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसका वेग लिखेंगे। वेग बराबर क्या होगा, K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOR और प्लस इनटू H2O। H2O को कभी भी आप लिखेगा तो इसके जो आर्डर होता है, आर्डर मतलब जो कोटि होता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रखते हैं, 0। क्या रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे CH3COOR जब एक्सपेरिमेंट करके दिया गया था या पाया गया था, जैसा कि आप ये भी समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे इस टाइम कितनी है, 1 ही है। यहाँ पे भी 1 होता, अगर आप कहते कि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, दोनों को हम ऐड करते तो मान कुछ और मिलता, लेकिन H2O के लिए हम यहाँ पे कोटि 0 लिखते हैं। तो अगर मैंने ये लिखा तो जरा बताइए, इसको हम बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। तो जब कोटि निकालेंगे, कोटि बराबर 1 + 0 यानी क्या है, इस 1 को हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। 1 आने पर हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर H2O दिया और उसके साथ कोई और है तो हम इसके इस वैल्यू को लिख करके बता सकते हैं, अदरवाइज ज्ञात रहता है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल में देखिए दिया है 2A + 3B मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं, जहां पर A प्रथम कोटि, A प्रथम कोटि का मतलब हुआ कि A का जो पावर है वो 1 है और B किस कोटि का है, शून्य कोटि, यानी जो B का m1, जैसे मैंने यहाँ पे m1 और m2 लिखा था ना, तो A का जो m1 मान है वो कितना है, 1 है, और B का जो m2 मान है वो क्या है, 0। तो जब मैं इसका वेग लिखूंगा तो वेग अब मैं ये नहीं लिखूंगा क्या, अगर द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार लिखा जाता तो A के पावर यहाँ लिख देते 2 और B के पावर क्या लिख देते हम लोग 3, तो 3 और 2 तो 5 आता, तो हम उसको बोलते पंचम कोटि। तो ऐसा नहीं होता, इस तरह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना फास्ट भी या इस तरह की अभिक्रिया बहुत कम मिलती है, या तो मिलती ही नहीं है। समझ में आ गई बात, मैक्सिमम 3 तक मिलता है। ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये इसीलिए दे दिया है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट करने पर ये पता चला है कि A जो है वो प्रथम कोटि की है, B जो है वो शून्य कोटि की है, तो A का मान हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। अच्छा कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट वाला सवाल आता है, उसको मैंने अभी कराया नहीं है, वहाँ से वैल्यू या डाटा दिया रहता है, एक बड़ा सा चार्ट होता है, उस चार्ट से वैल्यू दिया रहता है, क्योंकि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को छूट रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा स्किप करके चल रहा हूँ। ठीक है, आगे आप लोगों को अगर नहीं होगा तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा। अभी के लिए आप इसको क्या कम से कम कोटि पे चले जाइए, जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी कि कोटि जो इसका मिल के आएगा वो क्या आएगा,
कोटि बराबर होगा 1 प्लस 0 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर से किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी पे आ रहे हैं जिसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, अच्छा अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आने से पहले हम एक दो क्वेश्चन करा देते हैं जो कि कोटि पर आधारित न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो कैसे करते हैं, फिर हम लोग उसको भी देखेंगे। जैसे एक अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे कि 2a + 3b मिलकर के उत्पाद बन रहा है जिसमें कुछ डाटा दिए हुए हैं, जिसमें a की सांद्रता एक बार 1 है और b की 2 है, तो वेग कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब 2 है तो ये भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये 2 4 है तो ये वेग कितना आ रहा है 4। इसके आधार पर ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है या किस कोटि की है। यहाँ पे पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि बताना है आपको। ठीक, ये बात समझ में आया, अभिक्रिया की कोटि क्या है ये पूछा गया है, तो ये डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के आधार पर। अब हमें मालूम नहीं है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया, तो देखो इस डाटा के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं कि अगर ये अभिक्रिया दिया हुआ है तो इस अभिक्रिया के लिए वेग का इक्वेशन क्या होगा। तो वेग बराबर क्या लिखेंगे हम लोग कि क्या मैं यहाँ पे a की सांद्रता के घात 2 लिखूंगा, तो नहीं लिखेंगे। कभी भी जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये तो दिया हुआ है तो जो दिया हुआ मान होता है उसके घात को नहीं लगाते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। तो नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि a का जो घात है वो कितना है, वो m है, और जो b की घात है वो कितना है, वो मान लिया हमने n मान लिया। चाहे इसको m1 m2 मान सकते हैं, चाहे mn अलग अलग भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या m1 m2 मतलब हमने जो पढ़ा है उसी को m1 और m2 है। इसी के आधार पे हम a b ये सारे निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, जब मैं पहली लाइन को देखता हूँ 1 2 2 तो a का मान कितना है, तो देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे लिखेंगे a का मान जो है वो कितना है 1 और इसके घात क्या लिखेंगे m1। b की जो घात, b का जो मान है वो कितना है 2 और इसके घात क्या है m2, और तब वेग कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गया। सेकेंड के लिए जब हम लिखेंगे तो जब ये 2 है तो इसकी घात क्या है m1, और जब ये भी 2 है तो इसकी घात क्या है समीकरण नंबर 2 होगा, लेकिन उस समय वेग क्या है, अभी भी ये 2 ही। बात समझ में आ गई। थर्ड इक्वेशन को भी लिखेंगे, इसका वेग क्या, पहले से लिख लो 4 के, इसका जो मान है वो कितना है 2 है, इसके घाते m1, इसका मान कितना है 4 है, इसके घाते समीकरण नंबर 3। अब हम इसको बारी बारी से सॉल्व करके m1 और m2 का मान निकालेंगे और वही m1 m2 का मान जब जोड़ेंगे तो डिसाइड होगा कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो क्या करिए, समीकरण 2 भागा 1 करिए, चाहे समीकरण 1 भागा 2, किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समीकरण क्या कर रहे हैं कि 2 भागा 1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समीकरण 2 और भागा। तो जब 2 में 1 से भाग देंगे तो इसमें मैं भाग दे रहा हूँ, तो जब 2 में इस 2 से भाग दूंगा तो इस तरफ क्या बचेगा हमारा 1। इसमें जरा देखो k से k कट जाएगा, ये k से क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो परेशानी होगी तो मैं लिख दे रहा हूँ 2/2 होगा। पहले इस वाले को लिखेंगे k 2 के घाते m1 और यहाँ पे 2 के घाते m2 डिवाइड बाय k, यहाँ पे 1 है, इसके घाते कितना है m1 और इसके घाते यहाँ पे क्या है, इसके घाते क्या है m2। ठीक, इसका जो मान है वो कितना आया 1 आया, k से k कट गया, ये पूरी वैल्यू इससे कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। क्या ये कट पाएगा, नहीं। तो अगर ये नहीं कट पाता तो 2/1 या मैं 2 के घाते क्या लिख सकता हूँ 2/1 लिखिए, पूरे के घात चाहे तो आप m1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या इसको केवल और केवल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि 1, यहाँ पे क्या लिखा हो जरा बताओ, 1 लिखा है। 1 कब आएगा, अगर मैं किसी संख्या के ऊपर 0 लगा देता हूँ तो इसका मान सदैव 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ 2/1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, 2 के घाते m1 इज इक्वल टू, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी लिख दीजिए 2 और इसके घाते क्या कर दीजिए 0। तो अब इक्वेट करेंगे तो 2 तो 2 सेम हो गया, लेकिन
घात का जब इक्वेट करेंगे यानी हम बराबर करते हैं तो m1 का मान यहाँ से क्या निकल के आता है, m1 का मान निकल के आता है 0। यहाँ तक बात समझ में आ गया। पहला हमने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो m1 का मान प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार हम 3 और 2 को सॉल्व करेंगे। जरा 3 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3/4 करेंगे, समीकरण 3/2 करिए, 4 नहीं, यानी 3 में 2 से भाग देंगे। तो जब 3 में 2 से भागेंगे तो ये 4 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा। 4/2 करेंगे तो मान 2 आएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। के से के कट जाएगा, इस के से ये वाला के कट जाएगा, ये ऊपर रहेगा। तो अगर ये ऊपर है तो ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं है, जरा देखिए तो इसको ये काट देगा, ये कट जाएगा। लेकिन ये ऊपर रहेगा तो 4 क्या बच गया, यहाँ देखो भाई 4 के खाते क्या बचेगा m2 और नीचे क्या बचेगा 2 के खाते m2। अगर ये ऐसे है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2 के घाते m2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 नहीं 4, तो मान कितना है 2 के घाते m2 और यहाँ पे क्या है 2। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे 2 के घाते m2, तो क्या मैं 2 के घाते इसको 1 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। नीचे जो कोष्टक के अंदर है वो दोनों सेम है, तो अगर सेम है तो घात को हम इक्वेट करेंगे तो m2 का जो मान आ जाएगा वो क्या रहेगा 1। तो अगर m2 का मान 1 आ गया तो हम कोटि कभी भी निकालते हैं तो घातों का योग ही तो करते हैं। कोटि का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ पावर यानी घातों का योग। तो m1 का जो मान है वो है 0, इसका मान है 1, यानी मान कितना आ गया 1। इसी को बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? ये किस कोटि की अभिक्रिया एक्चुअल में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो एक टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है तो वो है आपका क्या है आणविकता, और इसका हम लोग अभी क्या निकालने वाले हैं एक चीज और, तो वो इकाई निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। अगले वीडियो में मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालते हैं कैसे वो सीखेंगे और आणविकता बताएंगे। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन और उस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल, इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि कभी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।